ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। न्याय व कर्म के ग्रह देवता शनि इस महीने जनवरी 2021 में अस्त हो रहे हैं। सभी 12 राशियों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ज़्यादातर प्रभाव अशुभ ही रहेगा। अब सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। अभी आप स्क्रीन पर जो एक छोटा सा फूल देख रहे हैं, यही फूल इस महीने सबकी रक्षा करने वाला है। यह महादेव का पवित्र फूल है। कैसे इसका प्रयोग करें और हम शनि के कष्टों से बचें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखिए। कर्म, श्रम, नौकरी व न्याय के ग्रह शनि देवता अस्त हो रहे हैं। शनि का अस्त होना एक बड़ी घटना होती है, क्योंकि अस्त ग्रह अपना प्रभाव खो देता है, या यूं कहें अशुभ प्रभाव देने लगता है। ऐसा क्यों होता है और ग्रह कब अस्त होता है और उसके अस्त होने का सभी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि ग्रह अस्त कब होता है। हर ग्रह जब सूर्य से एक नज़दीक अवस्था में आ जाता है, जिसे उसकी कक्षा प्रवेश कहते हैं, तो वह अस्त माना जाता है। ज्योतिष का एक पुराना ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी पे वह ग्रंथ लगभग 2000 वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष में लिखा गया। भारत के प्राचीन महान ज्योतिषी वाराह मिहिर ने एक पुस्तक लिखी, पंच सिद्धांतिका। उसमें उन्होंने इस सूर्य सिद्धांत के सूत्रों का उपयोग किया। सूर्य सिद्धांत में कुल 14 चैप्टर्स और 500 श्लोक हैं। उसमें सूर्य सिद्धांत के रचयिता यह कहते हैं कि सूर्य जब शनि से 15 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। ग्रह का अस्त होना क्या होता है? देखिए, सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित हैं, यानी जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कुछ भी अच्छा या बुरा करने की ताकत रखते हैं, वह सूर्य के प्रकाश की वजह से ही रहते हैं। इसे हम विज्ञान की भाषा में कहें तो यूं समझना पड़ेगा कि अगर सूर्य समाप्त हो जाएगा तो हमारा सौरमंडल भी समाप्त हो जाएगा, हमारी धरती व सारे ग्रह नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह सूर्य की रश्मि से सभी ग्रह प्रकाशित रहते हैं। अब सूर्य के जब ग्रह नज़दीक आता है तो वह समाप्त क्यों हो जाता है, यानी उसका प्रभाव क्यों क्षीण हो जाता है, या यूं कहे कि वह निगेटिव क्यों बन जाता है। इसको ऐसा समझिए कि हर ग्रह की अपनी रश्मि होती है, यानी उसकी अपनी ब्राइटनेस होती है, इल्यूमिनेशन, जो सूर्य से प्राप्त रश्मियों से ही पैदा होती है। अब अगर आप यूं समझे, एक दिए को सूर्य के सामने ले जाएं तो उस दिए का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी कोई दिए की बात नहीं करेगा, सूरज की ही बात करेगा। इसी तरह शनि जब सूर्य से 15 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो शनि की बात समाप्त हो जाती है। इसी को महर्षि पराशर कहते हैं कि ग्रह का कारकत्व समाप्त हो जाता है। कारकत्व यानी सिग्निफिकेशन, यानी ग्रह जिन जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में कमी आ जाती है। शनि का कारकत्व क्या है? शनि का कारकत्व है ज़मीन, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें और ज़मीन के ऊपर बनने वाली चीज़ें। इसीलिए शनि मेटल, मिनरल, माइंस और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ के मालिक होते हैं। शनि का कारकत्व एक और है नौकरी, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं शनि ग्रहों में नौकर हैं। तो हम सभी नौकरी करते हैं, यानी कि हम सभी शनि के प्रभाव में हैं कलयुग में। तो जो भी लोग नौकरी करते हैं या इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट, मेटल, माइनिंग, ऑयल, उन पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो दुनिया में लगभग सब पर ही बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ने वाला है। अब ग्रह जब अस्त हो जाता है तो क्या होता है? ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, लगभग 800 वर्ष पुराना, फल दीपिका। इसके लेखक महर्षि मंत्रेश्वर कहते हैं कि अस्त ग्रह नीच ग्रह की तरह फल देता है, यानी नीच ग्रह हर तरह से दुख देता है तो अस्त ग्रह भी वैसा ही देगा। बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं अस्त ग्रह मौढ़ हो जाता है। मौढ़ मतलब मूढ़, किंकर्त विमूढ़, यानी ऐसा ग्रह इरेटिक बिहेवियर देने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है वह अच्छा करे या बुरा, वो कंफ्यूजन में आ जाता है। तो ऐसा होने पर ग्रह के बारे में हम कुछ प्रेडिक्शन कर नहीं सकते हैं। ज़्यादातर ग्रह निगेटिव ही रिजल्ट देने लगते हैं। अब शनि अगर इरेटिक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो
जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यापार में जो जिन चीज़ों का मैंने बताया, उनके नौकरी या व्यापार में बहुत उछाल आ जाएगा, वह इसको संभालने में मुश्किल में आएंगे। यानी नौकरी बहुत सारे लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती है इस महीने, या नौकरी पर खतरा भी आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए चिंता की बात है। शनि जब सूर्य के साथ आएंगे तो सूर्य अगर राजा है तो शनि प्रजा है, यानी राजा व प्रजा का टकराव बढ़ेगा, सरकार और जनता का टकराव बढ़ेगा। हम कुछ स्ट्राइक्स भी देख सकते हैं। शनि अगर एम्प्लॉय है तो सूर्य बॉस है, यानी बॉस और एम्प्लॉय का टकराव। देखिए, सूर्य व शनि जब एक साथ आते हैं तो इनमें से कोई एक ही जीत सकता है। ज़्यादातर शनि ही पराजित हो जाते हैं, हालांकि सूर्य पर भी इसका असर आता ज़रूर है। इसलिए ऐसी अवस्था में सबका चिंतित होना स्वाभाविक है। वैसे भी देखिए तो जनवरी के महीने में गुरु भी अस्त हो रहे हैं, जो धन, भाग्य व धर्म के ग्रह कहे जाते हैं। 17 जनवरी से वो भी अस्त हो जाएंगे। तो 2 बड़े ग्रहों का इस महीने अस्त हो जाना और सूर्य के साथ 3-4 ग्रहों की युति एक ही राशि मकर में बैठना, यह दिखाता है कि इस जनवरी के महीने में बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की उठापटक का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा सभी 12 राशियों पर? अब आइए उस पर एक एक राशि के हिसाब से विचार करते हैं, और अंत में मैं यह बताऊंगा कि कौन सा उपाय करके हम शनि के इस अस्त होने के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिए। तो शनि जब अस्त होते हैं तो क्या सभी चीज़ों में नुकसान ही होता है? नहीं, शनि जब अस्त होते हैं तो मेटल, मिनरल, ऑयल, खाद्यान्न यानी फूड प्रोडक्ट्स, ज़मीन, इन सब चीज़ों में, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों में उछाल होता है, यानी इनके रेट्स बढ़ते हैं। तो इस महीने जब शनि अस्त होंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ऑयल और मेटल के शेयर्स में उछाल आएगा। फूड प्रोडक्ट्स, जो एग्री प्रोडक्ट्स से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेडिसिन का काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। मेडिसिन वाले जो शेयर्स हैं, जो फार्मा कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स, ऑयल कंपनीज, मेटल कंपनीज, उनके शेयर्स बहुत बढ़ेंगे। ऑल ब्लैक मेटल्स या ब्लैक मिनरल्स, ब्लैक ऑयल, इन सब चीज़ों का दाम बढ़ने वाला है। तो अगर आप इन चीज़ों में निवेश करेंगे तो आप देखेंगे फरवरी के महीने में आप जनवरी के महीने से ज़्यादा अमीर बनकर निकलेंगे। यानी शनि का अस्त होना आपको फ़ायदा ही देकर जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, यह वीडियो पसंद आता है और आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। शनि सूर्य से 15 डिग्री के अंदर आने पर अस्त हो जाते हैं। तो कुछ पंचांगों के हिसाब से यह घटना 7 जनवरी को होगी और कुछ के हिसाब से 12 जनवरी को शुरू होगी। यह अलग अलग पंचांगों की अपनी अपनी अयनांशों के हिसाब से गणना व धरती पर अलग अलग स्थानों की अलग अलग दूरी के हिसाब से होता है। हाँ, 12 से लेकर 14 फरवरी तक यह अस्त का प्रभाव रहेगा, यानी लगभग एक पूरे महीने। आइए देखते हैं 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, यानी यूं कहें कि सूर्य और शनि का योग उनके 10वें स्थान में बन रहा है, मकर राशि में, क्योंकि शनि और सूर्य इस महीने मकर राशि में रहेंगे। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे, उससे पहले धनु में हैं, और शनि तो वहीं महीने के शुरू से लेकर महीने के अंत तक बैठे हुए हैं ही, इनफैक्ट पूरे साल बैठे हुए हैं। तो सूर्य और शनि का एक साथ आ जाना और वहाँ शनि का अस्त हो जाना, साथ ही 17 जनवरी को बृहस्पति का भी अस्त हो जाना, जो वहीं बैठे हुए हैं, यह दिखाता है कि इस महीने मेष राशि वालों को दूसरे हफ्ते से लगभग तकलीफ़ें कुछ शुरू हो जाएंगी। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? क्योंकि चूंकि यह अस्त होने की घटना उनके 10वें स्थान यानी कर्म स्थान में हो रही है, तो उन्हें अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी तरह के वाद विवाद से बचें, अपने बॉस की बात को ना काटें। अगर कोई सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी तरह के निगेटिव अप्रेजल से आपको बचना पड़ेगा। ट्रांसफ़र होने के भी योग इस महीने दिखते हैं, घर से दूर जाना पड़ेगा या यहाँ
यूं कहें कि जिस स्थान पर आप नौकरी कर रहे हैं उस स्थान से स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र संभव है। तो अगर आपको ऐसे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप अड़े नहीं, चुपचाप चले जाएं, वरना नौकरी पर खतरा आ सकता है या किसी तरह का दंड मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों की बात देखें तो व्यापारी वर्ग के लोग इस दौरान विशेष सावधानी रखें। खास तौर पर अगर किसी का आग से जुड़ा हुआ कोई काम है तो आग लगने की घटना भी उनकी हो सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि का एक साथ आना, मंगल और शनि का एक साथ आना आग लगने की घटनाएं भी दिखाता है ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार। तो अपने वर्क प्लेस पर फायर सेफ्टी को मेंटेन कीजिए। अपने वर्क प्लेस पर अपने सबऑर्डिनेट से या एम्प्लॉयज़ से किसी तरह की चोरी की घटना से आपको नुकसान हो सकता है, तो इस बारे में भी आपको विशेष बचाव करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ एक राहत की बात यह ज़रूर है कि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो अभी अपनी ही राशि मेष में इस पूरे महीने चल रहे हैं। तो राशि के स्वामी का अपनी राशि से ही गोचर करना, और वह भी मंगल जैसे हिम्मत वाले ग्रह का, यह दिखाता है कि स्थितियां आप अपने नियंत्रण में ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि मेष राशि वाले लोग कभी हारते नहीं हैं। तकलीफ़ में आते ज़रूर हैं, लेकिन हिम्मत हार कर पीछे हटने वाले लोग नहीं होते हैं। खास तौर पर जब राशि स्वामी मजबूत हो। राशि स्वामी कमज़ोर हो तब चिंता ज़रूर हो जाती है, लेकिन राशि स्वामी मंगल अभी पूरे महीने में बहुत ही मजबूत है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चिंता ज़रूर मत कीजिए, लेकिन नेवर अर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, यानी कभी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात पर से ध्यान मत हटाइए। तो मेष राशि वालों, समस्या कर्म स्थान पर आने वाली है। परिवार में भी किसी तरह का विवाद संभव है। घर से दूर जाने के मार्चिंग ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, फिर भी आप अपनी हिम्मत से इस पर पार जरूर पा सकेंगे इस महीने। वृष राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना बुरा है, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए शनि उनके भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, यानी उनकी कुंडली के 9वें और 10वें स्थान के स्वामी। अब देखिए, भाग्य व कर्म अगर दोनों के ही मालिक अस्त हो जाएंगे, यानी सितारा डूब जाएगा, तब भाग्य कैसे बचेगा, यानी कैसे संभलेगी स्थिति। यहाँ पर यह भी देखिए कि 17 जनवरी से बृहस्पति भी, जो वृष राशि वाले लोगों के लिए 8वें स्थान के और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं, वह भी अस्त हो जाएंगे। तो आय के स्वामी का अस्त होना, भाग्य के स्वामी का अस्त होना और कर्म के स्वामी का अस्त हो जाना, यह दिखाता है कि आपको भाग्य में, कर्म में और इनकम में नुकसान इस महीने होगा। स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र आपकी इस स्थिति को, जो आपकी राशि का स्वामी है, महीने में धनु में बैठकर कुछ तो संभाल रहा है। पैसे की इनकम चालू रहेगी। हाँ, किसी तरह की अचानक आने वाली समस्या भी आपकी बचेगी। तो जो भी समस्या आएगी वृष राशि वालों, आपको पहले से उसका पता होगा। अच्छी बात यह है, यू वोंट बी टेकन बाय सरप्राइज, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि आपको कॉशन रखना पड़ेगा। परिवार में किसी के रोगग्रस्त हो जाने की संभावना दिखती है, यानी आपको बीमारी पर पैसे का खर्च करना पड़ सकता है। अचानक से कहीं दूर जाने की नौबत भी आ सकती है अपनी इच्छा के विरुद्ध। काम के स्तर पर आप ज़रूर सावधानी रखें, क्योंकि कर्म का ग्रह आपका अस्त हो रहा है। काम के ग्रह का अस्त होना हमेशा काम में आलस दिखाता है, वह भी अगर शनि जैसा ग्रह हो, जो कि अगर निगेटिव होता है तो काम में आलस देता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो बात होती है, आज का काम कल पर टालने वाली आदत, वृष राशि वालों, वैसे भी आप किसी भी काम को बहुत आराम से करना पसंद करते हैं, स्थिरतापूर्वक। यह स्थिरता कहीं आलस न बन जाए, इस महीने आपको शनि के अस्त होने पर इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके काम में आपको नुकसान होगा। नौकरी में जाहिर सी बात है, इस बात से आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। बॉस की टेढ़ी नज़र का आपको सामना करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए तो समस्या है, इस महीने काम कम आएगा, या यूं कहें बिजनेस प्लेस पे एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। स्पेशली जो लोग शनि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी मेटल मिनरल माइनिंग
ऑयल या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी शनि का अस्त होना कुछ विशेष शुभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मिथुन वाले लोगों के लिए शनि उनके 8वें और 9वें भाव के मालिक बनते हैं। 9वां यानी भाग्य का घर और 8वां यानी पैतृक संपत्ति का घर। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह महीना समस्याएं लेके आ रहा है। जो लोग इंश्योरेंस के काम से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ लाभ तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल अपना ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अचानक कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आप इस महीने परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस महीने कुछ समय के लिए बुध भी यहीं आपके शनि के साथ आकर बैठ जाएंगे। तो बुध गुरु शनि सबका योग आपके 8वें घर में बन जाएगा। 8वें घर में 4 ग्रहों का योग बनना, सूर्य बुध गुरु शनि, यह दिखाता है कि आपको समस्याएं आएंगी, क्योंकि कुंडली का 8वां घर समस्याओं का ही घर होता है। यह ऐसी समस्याएं दिखाता है जो अचानक से उठकर खड़ी हो जाती हैं, इसीलिए इसको पाताल का घर और कुआं भी कहा गया ज्योतिष में। तो भाग्य के स्वामी का अस्त हो जाना और बृहस्पति जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, उनका भी अस्त हो जाना 17 जनवरी से और 8वें गड्ढे में आकर गिर जाना, यह दिखाता है कि नौकरी में इस महीने शनि और गुरु का अस्त होना आपके लिए बड़ी समस्याएं देगा। आपको बहुत ज़्यादा सूझबूझ से ही इस बात पर विचार करके अपने आप को बचा कर निकलना पड़ेगा। हाँ, राशि स्वामी का गोचर जब 8वां होगा तो आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल ज़रूर कर सकेंगे, क्योंकि बुध का गोचर जब 8वां होता है तो व्यक्ति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, यानी अपने शार्प इंटेलेक्ट और एक्यूमेन से अपनी बुरी चीज़ों पर यानी बुरी घटनाओं पर काबू पा सकता है। तो इस महीने का गुरु मंत्र आपका क्या है? आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करें, किसी तरह के वाद विवाद से बचें, सडन इन्वेस्टमेंट से बचें और वर्क प्लेस पर बिल्कुल भी किसी तरह का रिस्क न लें। नौकरी बदलने का प्रयास तो बिल्कुल भी आपको इस महीने नहीं करना चाहिए। जो नौकरी है उसी को बचाकर चलने में भलाई है इस महीने। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए अचानक खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, सावधान रहने का समय है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा इस महीने। कर्क राशि वालों के लिए शनि का 7वें घर में अस्त हो जाना चिंता की बात जरूर है, क्योंकि कर्क राशि के लिए शनि उनके 7वें और 8वें घर के मालिक बन जाते हैं। यहाँ यह देखिए कि जब कर्क राशि के मालिक चंद्रमा भी शनि के साथ ही आएंगे, महीने में 1-2 बार ऐसा ज़रूर होगा, तो शनि चंद्रमा का विष योग या संन्यास योग या यूं कहें पुनर्फू योग भी कहा जाता है, ज़रूर बनेगा। इन्हीं दिनों में सूर्य, बुध, गुरु, शनि और चंद्रमा, यह 5 ग्रह आपके 7वें भाव में बैठ जाएंगे। 7वां भाव जीवन साथी का भाव है, 7वां भाव व्यापार का भाव है और पब्लिक आई है वहाँ पे। तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहें इस महीने। व्यापार में भी अचानक कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है। आपको बहुत सावधानी से अपने व्यापार को इस महीने चलाना पड़ेगा। किसी तरह के एक्सपेंशन को आप दिमाग में बिल्कुल ना लाएं। आप एक्सपेंशन पर जो पैसा खर्च करेंगे वह पैसा आपका रिटर्न नहीं आएगा। किसी तरह का कर्ज देने से बचें। अचानक से शत्रु भी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 17 जनवरी के बाद लीगल ट्रबल्स भी आ सकती हैं, तो न्यायिक मुकदमों से अपने आप को जहां तक हो सके बचा कर रखिए। कभी भी किसी भी राशि में 5 ग्रहों का एक साथ इकट्ठा होना उस राशि स्वामी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए 5 ग्रहों का 7वें भाव में इकट्ठा होना विशेष चिंताजनक स्थितियां इस महीने बना रहा है। महादेव की आराधना करने से ही इस महीने बचाव हो सकता है। पत्नी पति आपस में झगड़ा न करें, नहीं तो इस महीने जितनी बुरी स्थितियां दिख रही हैं, तलाक तक बात पहुंच सकती है या जीवन साथी से अलगाव हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि जैसे पाप ग्रह और 6ठे घर का स्वामी बृहस्पति भी नीच अवस्था में अस्त होकर यहाँ बैठ रहा है। तो स्थितियां विस्फोटक और काबू से बाहर हो जाएंगी। तो सावधान रहिए, महादेव की आराधना करते रहिए और अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि का यह अस्त होना मिले जुले फल देगा।
मिला जुला क्यों, कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ तकलीफ भी आ सकती है। क्या अच्छा होगा? देखिए, शनि सिंह राशि वाले लोगों के लिए उनके छठे भाव से गोचर कर रहा है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, नौकरी का होता है। तो किसी भी पाप ग्रह का गोचर इन मामलों में विजय दिलाता है, यानी रोग, कर्जे, शत्रु, इनका तो नाश हो जाएगा और नौकरी में भी कुछ तरक्की संभव है। हाँ, व्यापार वाले लोगों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 7वें घर का भी मालिक बनता है, जहां से हम व्यापार देखते हैं, उसके मालिक का अस्त हो जाना व्यापारियों के लिए तकलीफ जरूर दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल यह दिख रहा है कि वह भी अगर अभी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक कर रखें तो उनके लिए जितना काम चल रहा है उतना तो चलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ 5वें घर के मालिक होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपकी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। सिंह राशि के मालिक सूर्य बनते हैं। सूर्य, शनि, गुरु, बुध भी इस महीने एक ही जगह आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। कहीं लंबी यात्रा भी हो सकती है। किसी तरह के मुकदमे अगर आपके चल रहे हैं तो इस महीने आपको इसमें विजय मिल जाएगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए संतान संबंधी कुछ समस्याएं उठकर अचानक से खड़ी हो सकती हैं। किसी तरह के नए वेंचर में इन्वेस्ट करने से आपको बचना पड़ेगा। तो नौकरी ठीक ठीक चलती रहेगी। बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके लिए बिजनेस एक्टिविटी जैसी हैं वैसी चलाते रहें, ठीक ठीक चलता रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिए और पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा आपको। हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर आप लोगों के फायदे की है कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए उनके भाग्य का मालिक और उनके चौथे घर का मालिक, जहाँ से हम प्रॉपर्टी और सुख स्थान देखते हैं, उसका मालिक मंगल अभी उनके भाग्य स्थान से ही गोचर कर रहा है। तो सिंह राशि वाले लोगों को भाग्य का साथ ज़रूर मिलता रहेगा। तो देखिए, भाग्य अगर बली हो तो सब कुछ सध जाता है, यानी जिसका भाग्य बली हो वह इंसान बली हो जाता है। और जब भाग्य कमज़ोर हो जाता है तो हमारे कर्म का भी पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है, चाहे हम कितना भी काम करते रहें। तो शनि कर्म के देवता हैं। इसका मतलब यह नहीं कि काम नहीं करना है, लेकिन भाग्य भी तो आपके पुराने कर्मों का ही रिजल्ट है। तो आपने अगर पीछे अच्छे कर्म नहीं किए हैं और उसका ही रिजल्टेंट अगर भाग्य बनता है, तो आज के कुछ कर्मों से आप पुराने कई जन्मों के कर्मों को कैसे रोक सकते हैं? तो लेकिन समझदार व्यक्ति आज का काम नहीं रोकते हैं पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगते समय। तो भाग्य का सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा। आपको तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शनि का अस्त हो जाना यानी काम में सुस्ती लाना। अगर आप काम में सुस्ती लाएंगे तो फिर तकलीफ है। अगर आप काम में सुस्ती अपनी नहीं लाते हैं, इस पूरे महीने अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, खासतौर पर 7 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक, जब तक शनि अस्त हैं, तो शनि का अस्त होना भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि राशि स्वामी आपके जो सूर्य हैं वह बहुत ही मजबूत स्थिति में है और भाग्य के देवता, भाग्य की राशि के स्वामी मंगल भाग्य में ही बैठकर भाग्य वृद्धि तो कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला कर अच्छा ही परिणाम मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना मिक्स्ड रिजल्ट्स दे रहा है। संतान भाव में, आपके 5वें विद्या भाव में यह गोचर आपका बन रहा है, जहां सूर्य, शनि, गुरु और महीने में कुछ दिन आपकी राशि के स्वामी बुध भी बैठने वाले हैं। तो सूर्य जो है कन्या राशि वाले लोगों के लिए उनके 12वें स्थान यानी व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं। शनि उनके छठे स्थान यानी रोग स्थान और शत्रु स्थान के स्वामी बनकर 5वें घर में बैठ रहे हैं। अब छठे और 12वें दोनों ही बुरे और कष्ट देने वाले घर के स्वामियों का एक साथ इकट्ठा हो जाना, उनका आपस में लड़ना, यानी शनि का सूर्य द्वारा अस्त हो जाना, यह दिखाता है कि आपकी संतान को शारीरिक कष्ट हो सकता है, यानी आपके बच्चों को फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है इस महीने। सावधान रहिए। हाँ, गुरु का वहाँ बैठा होना यह ज़रूर दिखाता है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए यह समय अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं भी या उसका बच्चा विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर अप्लाई कर रखा है, तो यह समय अच्छा रिजल्ट आपको लाकर दिखाएगा, यानी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं बाहर जा सकते हैं। इस मामले में अच्छा है। लेकिन इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होगा इस महीने, क्योंकि
5वें घर से हम इमोशनल लाइफ को देखते हैं। चौथा घर हृदय स्थान और 5वां घर इमोशंस का, इसीलिए वहाँ से हम मंत्र सिद्धि भी देखते हैं। और हर तरह की विद्या यानी दिमाग का स्थान होता है 5वां घर। तो आपको इस महीने कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहने वाला है। शनि का वहाँ अस्त होना कन्फ्यूज़ करेगा आपको। शनि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर वहाँ अस्त हो रहे हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का साथ नहीं मिल पाएगा इस महीने। बुध और शनि का योग भी बन रहा है। शनि अगर अस्त हों और बुध उनके साथ हों तो ज्योतिष के कुछ प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि आदमी को पैसे के लेन देन से सावधानी से बचाव करना चाहिए। यानी कि आपको किसी तरह का किसी के लिए भी गारंटर नहीं बनना चाहिए। किसी तरह के पब्लिक मनी से अपने आप को बचा कर रखें। कहीं किसी के लिए कुछ सिग्नेचर न करें, गारंटी न दें और किसी का पैसा अपने पास ना रखें। जो लोग भी पब्लिक मनी हैंडल करते हैं, चाहे वह बैंक्स के कर्मचारी हों या किसी और ऐसे इन्वेस्टमेंट फर्म्स में जो काम करते हों, उन्हें इस महीने बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। किसी तरह की गलती उनसे हो सकती है जिनका खामियाजा उन्हें बुरा भुगतना पड़ेगा, अपनी जेब से भी भुगतान करना पड़ सकता है। कहीं कोई कागज़ किसी का गुम न कर दें या गलत दस्तखत करवा लेना या कर देना, यह आपको इस महीने बड़ी समस्या में डाल सकता है जब शनि अस्त हो। स्पेशली अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसके लिए ज़्यादा तकलीफ है। आप आज जो निर्णय लेंगे वह कल आपके विरुद्ध इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए अपने आज के निर्णयों को ठोक बजा लीजिए जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं। बाकी लोगों के लिए स्थितियां फिर भी कंट्रोल में रहेंगी। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी सी यहाँ चिंताजनक तो ज़रूर बन रही है, लेकिन राशि स्वामी का मजबूत होना यह दिखाता है कि किसी तरह से आप इस पर पार तो पा लेंगे। बृहस्पति भी वहीं बैठे हैं, तो बृहस्पति आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं। उनका 5वें घर में बैठना, 2 केंद्र स्थानों के स्वामी का त्रिकोण से गोचर करना लक्ष्मी स्थान से आपको धन के किसी संकट से बचा कर रखेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे तब स्थितियां कुछ आउट ऑफ हैंड जा सकती हैं, आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो यह महीना शनि के अस्त होने के कारण बुध की कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने का महीना है। तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि का अस्त होना अच्छा नहीं है। तुला राशि के लिए शनि योग कारक बनते हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण एक चौथे भाव और 5वें भाव के स्वामी बनने की वजह से यह राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। और अभी देखिए तो तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि शश योग का भी निर्माण कर रहे हैं उनके केंद्र स्थान चौथे स्थान में बैठकर। तो अभी तक तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा था, आगे भी मिलेगा जब शनि अस्त अवस्था से निकल जाएंगे, लेकिन इस अवस्था में इस राजयोग का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ग्रह राजयोग बना रहा है जब वह खुद ही अस्त हो जाएगा तो उसकी पावर कहाँ बची, तो राजयोग कैसे देगा। संतान संबंधी चिंता आपको होगी। हृदय के रोगों से आपको इस महीने विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग भी कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है उनको तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तकलीफ इस महीने बढ़ सकती है। आपकी माँ की सेहत को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता होगी। घर में वाद विवाद हो जाएंगे आपके न चाहते हुए भी। घर की सुख शांति इस महीने आपसे दूर चली जाएगी। नौकरी में भी आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, उसका रिजल्ट और एप्रिसिएशन आपको यानी उसकी तारीफ आपको कम मिलेगी। तो कम तारीफ से आपको गुजारा करना पड़ेगा और इसी को सब्र से महीने को पार करना पड़ेगा। शनि का आपके चौथे भाव में अस्त हो जाना कहीं से भी सुख शांति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चौथा स्थान सुख स्थान कहा जाता है। वहीं पे देखिए तो आपके गुरु भी बैठे हुए हैं जो तीसरे और छठे भाव के मालिक होकर अकारक ग्रह बन जाते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तो गुरु का भी अस्त हो जाना यह दिखाता है कि कुछ आपको 17-18 जनवरी के बाद कर्जे की तकलीफ से आपको 2-4 होना पड़ेगा। अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा जिसकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़े। कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आपको दूर जाने की नौबत घर से आ सकती है। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यह शनि उनको विदेश लेकर चला जाएगा। उनका शनि का अस्त होना उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर यह भी देखिए कि चौथे स्थान में शनि का अस्त हो जाना, गुरु का भी वहाँ अस्त हो जाना, जो लोग भी प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। किसी तरह का घर
या नई गाड़ी आप लेना चाहते हैं या बेचना भी चाहते हैं तो इस महीने आपको ऐसी किसी भी इच्छा को लगाम लगाना पड़ेगा। यह समय किसी नए इन्वेस्टमेंट या एसेट डाइल्यूशन का नहीं है। तो तुला राशि वालों, इस महीने यानी 7 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, जब तक शनि आपके योग कारक ग्रह अस्त हैं, तब तक आप सावधानी बनाए रखिए। महादेव का पूजन करिए। पूजन कैसे करना है यह वीडियो में मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि उनके तीसरे भाव में जाकर अस्त हो रहे हैं। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि उनके तीसरे और चौथे भाव के ही स्वामी होते हैं। तीसरे भाव से हम साहस और हिम्मत देखते हैं और चौथे भाव से तो सुख स्थान का विचार करते ही हैं। तीसरा भाव शनि को बहुत प्रिय है क्योंकि सारे पाप ग्रह 3, 6, 10, 11 भावों में जब गुजरते हैं तो वहाँ उनको अच्छा लगता है, क्योंकि यह हिम्मत और साहस का ग्रह है। यह घर बाजुओं का घर है, यानी यहाँ से हम हिम्मत दिखाते हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ शनि का अस्त होना आपको उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा जितना बाकी राशि वालों के लिए मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तो उनके शत्रु ग्रह ही हैं। तो जब ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे तो उनका नुकसान ही करेंगे। उनका अस्त होना उनके लिए कोई तकलीफ तो ज़्यादा नहीं दे रहा है। हाँ, किसी भी ग्रह का अस्त होना उसके कारकत्व में यानी सिग्निफिकेशंस में कुछ तो कमी लाता ही है। तो चौथे घर के मालिक हैं जो लोग भी प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं या किसी तरह का खरीद बिक्री का काम करते हैं, कहीं मीडिया लाइफ में हैं, तो उन्हें थोड़ा सा इस समय में सावधान रहना पड़ेगा। कम्युनिकेशन को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इस पर पूरी तरह से विचार करके ही बोलिएगा और लिखिएगा। नहीं तो आपका आज का लिखा हुआ कल आपके खिलाफ यूज़ किया जाएगा। तो इसी बात का खतरा इस महीने आपको बन रहा है। हाँ, गुरु वहाँ बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। गुरु आपके राशि स्वामी मंगल के मित्र हैं, तो वह स्थितियाँ संभाल रहे हैं। छोटे भाई बहनों को थोड़ी तकलीफ इस महीने आपके आ सकती है, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके आय स्थान के स्वामी बुध भी इस महीने आके तीसरे राशि में बैठेंगे, तीसरे भाव में। तो वहाँ आपको मित्रों से, क्योंकि 11वें भाव से मित्रों का भी विचार करते हैं, मित्रों से कुछ लाभ इस महीने होता हुआ दिख रहा है, या मित्रों के साथ मिलकर कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। लेकिन छोटी छोटी यात्राएं होंगी इस महीने आपकी ढेर सारी। उन यात्राओं में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। यात्रा में किसी तरह की चोरी या चोट चपेट से बचें। लेकिन वृश्चिक राशि वालों लोगों के लिए शनि का अस्त होना उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, किसी किसी मामले में लाभ ही होगा उन्हें। धनु राशि के लिए शनि का अस्त होना थोड़ा पैसे के मामले में तकलीफ ज़रूर बढ़ा सकता है, क्योंकि धनु राशि के लिए शनि उनके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव यानी धन भाव। अब देखिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति स्वयं भी धन भाव में ही यानी दूसरे भाव में शनि की ही मकर राशि में बैठा हुआ है, और वह भी 17 जनवरी को अस्त हो जाएगा। तो धन भाव में दो अस्त ग्रहों का बैठना यह दिखाता है कि आपको बैंक बैलेंस खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरा घर बैंक बैलेंस का भी होता है। यानी जो पैसा आपने जमा किया है पहले, उसे निकाल कर खर्च करने की नौबत इस महीने आएगी। कैसे यह काम हो सकता है? देखिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए उनके दूसरे स्थान में सूर्य, शनि, गुरु बैठ जाएंगे एक साथ। सूर्य और शनि का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अर्थदंड दिखाता है, यानी इनकम टैक्स के इश्यूज। तो जो व्यापारी लोग हैं उन्हें इनकम टैक्स की समस्याओं से बचकर रहना पड़ेगा। पेनल्टी लग सकती है तो अपनी जेब से निकाल कर भरना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को एक और सावधानी रखनी पड़ेगी। काम की जगह पर किसी तरह की चोरी से बचें और किसी को झूठा वादा ना करें या गुस्से में कुछ गलत बात न बोल दें जिसकी वजह से आप पर किसी तरह का केस मुकदमा हो जाए। यह एक खतरा इस महीने दिख रहा है। वाणी भाव में दो ग्रहों का अस्त हो जाना यह दिखाता है कि आपको वाणी से तकलीफ होगी। कुटुंब का स्थान भी है, परिवार में भी वाद विवाद बढ़ सकते हैं। संपत्ति के बंटवारे में अगर आप इस महीने जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ आएगी अपने परिवार के लोगों से। तो किसी तरह का पार्टीशन का काम अगर करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इस महीने बिल्कुल भी ना कीजिएगा। शादी विवाह के लिए तो यह महीना वैसे भी अच्छा नहीं है। 17 जनवरी के बाद तो गुरु ही अस्त हो जाएंगे।
तो धनु राशि वाले लोगों के लिए शादी करना अभी इस महीने वैसे भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि दूसरे स्थान के स्वामी जो परिवार स्थान है उसके स्वामी शनि भी जब अस्त हो जाएंगे 7 जनवरी को, तो शादी नहीं हो सकती है। शादीशुदा लोगों को भी अपनी वैवाहिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वाद विवाद अपने जीवन साथी से न करें, जीवन साथी की सेहत भी तकलीफ में आ सकती है, तो मनमुटाव से भी बचें और तबीयत खराब होने से भी बचें। तो धनु राशि वालों, इस महीने आपको थोड़ा ट्रिकी गोचर हो रहा है शनि और गुरु का, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि का अस्त होना अच्छी बात नहीं है। राशि स्वामी का अस्त हो जाना, वह भी जब राशि स्वामी स्वयं राशि पर ही बैठे हों, यह दिखाता है कि आपको शरीर के रोग इस महीने विशेष परेशान कर सकते हैं। खास तौर पर मकर राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति उनके रोग स्थान के स्वामी बनते हैं, यानी तीसरे भाव और 12वें भाव के। तो रोग स्थान के स्वामी का भी आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर करना और उसका भी 17 जनवरी के बाद अस्त हो जाना, और राशि स्वामी का तो अस्त रहना ही 7 जनवरी से लगभग, यह दिखाता है कि आपके जीवन साथी की भी सेहत और आपकी स्वयं की भी सेहत इस महीने आपको बहुत तकलीफ देगी। तो इस बारे में आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। पैसे की भी तकलीफ आपको इस महीने आ सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि का टकराव होना यहाँ अच्छा नहीं है। सूर्य और शनि जब एक साथ कभी भी आते हैं तो आपको सूर्य जिन जिन घरों का मालिक है और शनि जिन जिन घरों का मालिक है उनमें टकराव हो जाता है। तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। लग्न पर या यूं कहें राशि पर विशेष गोचर हो रहा है इस महीने। मकर राशि वालों को तो वैसे भी देखिए तो शनि की 7.5 चल रही है। एक तो 7.5 का चलना और सूर्य और शनि का एक साथ इकट्ठा हो जाना, जिन दिनों में चंद्रमा भी यहाँ आपका आ जाएगा उन दिनों में समस्याएं और बढ़ जाएंगी। महीने के उन दिनों को पंचांग से देख लीजिए, शनि और चंद्रमा कब एक साथ मिलकर गोचर करेंगे उन दिनों में आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। बहुत ज़्यादा मेंटली आप टर्मोइल में आ जाएंगे, यानी मानसिक रूप से आप बहुत अस्थिर हो जाएंगे इस महीने शनि के अस्त होने से। तो महादेव की आराधना करते रहें। कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी शनि का अस्त होना बहुत बुरी सूचना है, क्योंकि शनि कुंभ राशि वाले लोगों का राशि स्वामी स्वयं होता है। राशि स्वामी का राशि से 12वें यानी व्यय स्थान से गोचर करना, 12वां स्थान रोग स्थान भी होता है और बंधन का भी स्थान होता है। यह एक तरह का बंधन योग बना रहा है। बंधन का मतलब यह नहीं होता कि जेल जाना। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और वहाँ आप एक बिस्तर पर बंद कर रह जाए तो वह भी एक तरह का बंधन योग है। तो इस महीने ऐसा हो सकता है कि आप सेहत की कमी का शिकार हो जाएं, या अगर इसको यूं कहें तो कुछ तकलीफ सेहत में आपको आएगी ज़रूर, क्योंकि आपके गुरु भी वहाँ पे अस्त हैं शनि के साथ ही इस महीने। तो राशि स्वामी का अस्त हो जाना अच्छी सूचना नहीं है आप लोगों के लिए। खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। किसी तरह के वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी आपको तकलीफ होगी। शनि का हालांकि 7वीं दृष्टि डालना आपके 6ठे भाव पे यह ज़रूर दिखाता है कि आप जीतेंगे तो ज़रूर, यानी विजय आपकी ही होगी, लेकिन उलझने के बाद ही विजय मिलेगी। तो उलझना ही क्यों, जब तक ज़रूरी ना हो जाए तब तक आप किसी से भी ज़रा भी विवाद न करें। अगर आप किसी तरह के ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहां पार्टनरशिप है, तो इस महीने आपको अपने पार्टनर्स की बात को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देना पड़ेगा। चाहे वह थोड़ा आगे पीछे ही करें तो भी आपको थोड़ा सा आंख मूंदना पड़ेगा। नहीं, अगर आप अड़ जाएंगे तो इस महीने बात बिगड़ जाएगी आपकी। तो स्वास्थ्य, व्यापार और खर्चे, इन तीनों फ्रंट्स पे आपको तकलीफ आती हुई दिख रही है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति उनके दोनों धन भाव के स्वामी बनते हैं, यानी दूसरे और 11वें भाव के। इन दोनों धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाकर अस्त हो जाना यह दिखाता है कि आपका पैसा जहां कम होने लगेगा, इनकम जहां रुक जाएगी, वहीं खर्चे अचानक से बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपको इस महीने अपनी सेविंग्स निकालकर अपना खर्चा चलाना पड़ जाएगा शनि के अस्त होने के कारण। तो आपको 12 फरवरी का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा,
जब शनि अस्त अवस्था से बाहर आएंगे। 7 जनवरी से लेकर 12-14 फरवरी तक आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से अपना जीवन चलाने की आवश्यकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए शनि का अस्त होना मिले जुले परिणाम देगा। देखिए, मीन राशि के लिए शनि उनके 11वें व 12वें भाव के स्वामी हैं। अब 11वें भाव से हम इनकम देखते हैं और 12वें भाव से एक्सपेंडिचर। तो 11वें भाव का स्वामी अगर अस्त हो जाए तो इसका मतलब इनकम में कमी हो जाएगी, यानी आय के साधनों में कमी हो जाएगी। वहीं अगर 12वें यानी खर्च के घर का मालिक अस्त हो जाए तो खर्चे में भी कमी आएगी। तो जहां एक तरफ पैसे आने कम हो जाएंगे, वहीं जाने भी कम हो जाएंगे। तो यह मिली जुली बात हो जाएगी। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए यह महीना एक तरह से आयाराम और गयाराम वाली बात हो जाएगी। जितना आएगा उतना जाएगा। तो अब इसको अच्छा कहें या बुरा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पाते हैं और कितना खोते हैं। या तो आपकी कुंडली में आपके अभी कौन से ग्रह की दशा चल रही है, इस पर निर्भर करता है। हाँ, मीन राशि वाले लोगों के लिए इस महीने इनकी राशि का स्वामी बृहस्पति भी अस्त हो रहा है। तो 17 जनवरी के बाद जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो थोड़ी चिंता की बात तो ज़रूर है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आपके आय भाव से ही गोचर कर रहे हैं, यानी 11वें भाव में मकर राशि से, और आय भाव के स्वामी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो आय भाव के स्वामी का और राशि के स्वामी का आय भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि आपको पैसे आते तो रहेंगे। इतनी गारंटी तो ज़रूर है कि पैसे सूखेंगे नहीं। मनी इज नॉट गोइंग टू ड्राई अप। यस, एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी अप, बट इन्वेस्टमेंट्स और इंक्रीमेंट्स आर ऑल्सो स्टेडी ऑलमोस्ट। तो जितना आएगा उतना जाएगा। अपनी राशि को देखिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से रिटर्न उतने ही आएंगे। इस महीने कोई आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं 2 का 20 कर लूँ। 2 का 20 नहीं हो सकता है। जितना लगाएंगे उतना पाएंगे और जितना आएगा उतना जाएगा। तो इस महीने शनि के अस्त होने पर आप यही समझ लें, मीन राशि वाले लोगों के लिए कुछ विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस महीने। अब देखते हैं कि अगर शनि अस्त होते हैं तो हम क्या उपाय करें। सभी राशि वालों के लिए एक ही उपाय बताऊंगा जिससे हम शनि के अस्त होते समय तकलीफों से बच सकें। स्क्रीन पर आप जो फूल देख रहे हैं, इसे अर्क का फूल, मदार का फूल या आक और अकवन का फूल भी आम भाषा में कहा जाता है। यह फूल शिव पुराण के हिसाब से भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे मदार का फूल कहा जाता है। मदार के फूल से शिव जी की, हनुमान जी की और गणेश जी की पूजा की जाए तो यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह तीनों ही शिव परिवार के ही हैं। हनुमान जी तो एकादश रुद्र हैं ही, इसके बाद तो किसी रुद्र की ज़रूरत ही नहीं समझी गई। भगवान शिव ने कहा बस हनुमान मेरे अंतिम अवतार होंगे और यह सर्वोत्तम अवतार हैं। तो गणेश जी की पूजा में भी मदार के फूलों की जड़ गणेश जी को चढ़ाने से और फूल के साथ गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? मदार का फूल आसानी से मिल जाता है। अपने घर में एक बालकनी में आप छोटे से गमले में मदार का फूल लगा लें। सोमवार को इस मदार के फूलों से भगवान शिव को पूजन करें। इस मदार के फूल की एक माला मंगलवार को हनुमान जी को पहनाएं। बुधवार को इस मदार के फूल की जड़ सहित फूल लगा हुआ गणेश जी को 5 फूल अर्पित करें तो बहुत ही आपको लाभ हो जाएगा। शनि अस्त का बुरा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। शास्त्र कहते हैं मदार के फूल के पेड़ के नीचे अगर ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करें तो भगवान शिव अत्यंत और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप अपने घर में जो पौधा होगा उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इस महीने अगर आपने यह उपाय किया तो आपको शनि अस्त का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ईश्वर हम सबका कल्याण करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय।